नाउ इन कंटिन्यूएशन में क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम आता है. व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन में? तो जिस तरीके से हमें लीनियर मोशन में हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था व्हिच मेजर्स ट्रांसलेटरी मोशन, इसी तरीके से ये क्या नाम है हमारा, क्या करेगा, जो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, ये क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है? लाइक जो लीनियर मोमेंटम में जो है हमारा वो मेजर क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन को करता है. और इन एंगुलर मोमेंटम क्या मेजर करता है हमारा, ये टर्निंग मोशन को मेजर करता है. टर्निंग मोशन को मेजर करता है. इसको डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम into its perpendicular distance from axis of rotation. सपोज हियर कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में है और वो रोटेट कर रहा है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से. सपोज उसका जो है मास m है और उसका मोमेंटम p है सपोज, और पोजीशन वेक्टर से वो थीटा एंगल बनाता है, राइट. तो हमको कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को? r इंटू पी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज मतलब एंगुलर मोमेंटम, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इंटू पी. और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम आर इंटू पी साइन थीटा. पी खास थीटा क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है तो वो टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा. तो हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू पी साइन थीटा. अगर सपोज थीटा जो है 0 हो जाए या 90 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1. साइन थीटा 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम. मतलब पॉइंट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, अगर सपोज 90 है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मैक्सिमम हो जाएगा. अगर सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए और या 180 हो जाए तो 0 हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि साइन थीटा वो भी 0 होता है, 180 करते वो भी 0 होता है. तो जब जो इसका जो है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम जो है अगर 180 होगा या 0 होगा तो मिनिमम 0 हो जाएगा, 90 होगा तो मैक्सिमम होगा. ये 2 पॉइंट के कंक्लूजन निकाल के आते हैं, थोड़ा सा माइंड में रखना है सच, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ दी एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन आपको पता लग ही गया होगा. एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इज व्हिच मेजर्स द टर्निंग मोशन. नाउ एज जो मैंने एक्सप्लेन किया है मोमेंटम इनर्शिया, ये बेसिकली जैसे अगर हम सिंपली एक लेमन लैंग्वेज में हम कंसीडर करते हैं, जैसे उस लीनियर मोशन में क्या होता था, मास क्या होता था, मास अपोज करता था किसी फोर्स को, जो उसके रेस्ट ऑफ जो बॉडी का जो है एक्चुअल जो उसका वो है वर्च्यू है, प्रॉपर्टी है, उसके रेस्ट या मोशन में है, तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता था. इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी जो कोई उस टॉर्क को जो है अपोज करता है, जो टर्क जो उसको विच इज गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करता है, उसको अपोज करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कह सकते हो, वो बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है विच इज गोइंग टू रेसिस्ट, which is going to resist which opposes the torque.
which tends to change the state of rotation, right? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वन, राइट? और वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, बॉडी का मास क्या है, बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी। दूसरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्थ क्या होगा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। मास कितना हो, जितना जिसका बॉडी का मास होगा उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ज्यादा होगा। लेकिन जो लीनियर मोशन में हम जो मास का इंपॉर्टेंस देखते थे वो फिक्स होता था, ठीक? मास का जो है चीज देखते थे, उसकी जो चीजें होती थी फिक्स होती थी, मास फिक्स होता था। लेकिन इसमें जो है जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो फिक्स नहीं होता, यू कैन चेंज। तो इसीलिए हमने यहाँ पॉइंट बताया दैट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो यू कैन चेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, बट उसमें मास को आप चेंज नहीं कर सकते थे। मास तो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी थी, वो जो मोशन या जो है उसके स्टेट ऑफ पोजीशन को कोई चेंज करना चाहता था तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता था, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स थोड़ा सा आपको देखने पड़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में होते हैं। कैसे आप बढ़ा सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? जैसे साइकिल में क्या होता है, जो टोटल मास जो है उसको रिम पे जो कंसंट्रेट कर देते थे, राइट? और जो क्या नाम है आपके, जो उस साइकिल का जो रिम होती है, टोटल मास को उसके रिम पे जो है कंसंट्रेट कर देते हैं, सो दैट यू कुड हैव मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी, आपको कोई चेंज लाने के लिए आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में साइकिल की बात आ जाती है। और अभी और भी चीजें हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ हो जाता है। कई चीजें ऐसी आती हैं, आप जंपिंग में भी हम देखते हैं, ऐसे वाटर जंप में देखते हैं, ऐसे उसका प्रैक्टिकल यूज होता है। इवन स्नो स्केटिंग में भी देखते हैं ऐसे कोई। नाउ हाउ यू विल एक्सप्लेन एक रिलेशन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और काइनेटिक एनर्जी में हमारा निकल के आता है। हाउ यू विल कंसीडर दिस थिंग? सपोज यू आर हैविंग ए बॉडी जो अबाउट जेड एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज बॉडी बीइंग कंस्टिट्यूटेड ऑफ n पार्टिकल्स। तो लेकिन जो रोटेशन में क्या होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सेम होती है। ये बॉडी रोटेट करे, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ठीक है? तो उसके लिए हमारा रिलेशन क्या होता है, v1 इक्वल टू r1 ओमेगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम ले लेते हैं rn ओमेगा। n पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बॉडी में जो अबाउट जेड एक्सिस से रोटेट कर रहा है, राइट? तो हमारी गाइडिंग एनर्जी कितनी होती है? गाइडिंग एनर्जी अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे होगा? गाइडिंग एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस 10 टू हाफ m v स्क्वायर। आप यहां जो है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर टू हाफ mn rn
square omega square. Here you can have half m1 r1 square plus half m2 r2 square, thus 10 to half mn r square omega. And what is this? Half I into omega. And kinetic energy, this is the relation between kinetic energy and moment of inertia. Kinetic energy is half kinetic moment of inertia into omega square. ये हमारी कोई बॉडी है जो अबाउट जेड एक्सिस से रोटेट कर रही है, उसका रिलेशन अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इनर्शिया में निकालना है तो हमें कैसे होगा? क्योंकि ये बॉडी जो अबाउट जेड एक्सिस जो रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, तो हमारा रिलेशन ये होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमारा ये होता है। और दिस इज बॉडी बीइंग जो हैविंग ऑफ एन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, उसको इस तरीके से मतलब हम इक्वेशन में लाएंगे तो हमारा ये निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज वेरी गुड रिलेशन, और हम फर्दर जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो इस चीज को यूज भी करेंगे। नाउ वन थिंग मोर, इन डेफिनेशंस में रेडियस ऑफ जायरेशन होता है क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन? सपोज कोई बॉडी है, दिस इज द बॉडी, एंड सपोज ये इस एक्सिस के हिसाब से वो रोटेट कर रही है, वो ए एंड बी। सपोज इस बॉडी में एन नंबर ऑफ मासेस हैं, सपोज m1 एंड m2 m3 एंड टिल mn, right? If you are able to find the radial distance of the mass from the axis of the rotation, this is radial distance r1, r2, r3, and this is r. If you are able to find the radial distance of the mass from the axis of rotation where whole the mass of the body is being concentrated and moment of inertia is being unchanged, right? तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अगर हमें कैसे रेडियस ऑफ जायरेशन ये जो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ यू आर एबल टू फाइंड द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन where all the mass of the body is being concentrated, so that is radial जो distance होता from the axis of distance, that is called the radius of gyration. कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? You are having n number of the particle, right? This one you are having m1 r1 square plus m2 rt square till m1 rn square. You can have like this m1 m2 mn. You can put it like this. This is capital M and r1 square plus rt square till r square. Suppose you can have like this mn and r1 square plus r2 square r square divided by n. ये आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको यू कैन हैव दिस कैपिटल एम, राइट? इसको क्या कर सकते हो?
Rn square plus R2 square R square upon n. You can keep like this into k square, where k is equal to Rn square R2 square till Rn upon n. This is relation between moment of inertia and radius of the gyration, राइट. तो इसमें दो प्रॉपर्टी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि फर्स्ट थिंग, जो रेडियस ऑफ gyration तो डिपेंड करता पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दो पॉइंट हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे. और उसमें आप रेडियस ऑफ gyration में क्या होता है उसको ही आपको मैंने बता दिया. इफ यू आर एबल टू notify the radial distance from the axis of rotation where whole the mass of the body is being concentrated and moment of inertia that is unchanged, right. तो ये हमारा रेडियस ऑफ gyration का एक थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन आ गया. ये भी आपको माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी जब फर्दर हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, right. Now, while considering the moment of inertia, there are two theorems: theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis. तो theorem of perpendicular axis में क्या होता है हमारा, ये प्लेन लेमिना है, तो moment of inertia of a plane lamina which is perpendicular to its plane, मतलब दिस इज, ये कह रहा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Ix प्लस Iy. जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, मतलब वहां जो हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो सम कर देंगे और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा z एक्सिस के, तो हमारा ये निकल के आएगा. अगर जो हमारा ये कहता है कि moment of inertia of plane lamina which is perpendicular to its own plane is equal to sum of moment of inertia of along y axis and x axis which are intersecting at the point O, which is perpendicular to z axis like this, ठीक है. और थ्योरम पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट एनी एक्सिस मीन्स सपोज दिस इज द प्लेन लेमिना एंड दिस इज ए एक्सिस पी क्यू एंड सेकेंड जो एक्सिस आप बना रहे हो विच इज पैरेलल टू दिस वन, जिसके बीच में डिस्टेंस सपोज d है, एंड दिस सेकेंड जो हमारा जो है एक्सिस आपने बनाया है आर एस विच इज पासिंग थ्रू cm एंड सपोज एनी पार्टिकल इज हियर p at distance of this particle from center of mass is x and distance of axis rs from any axis this is d, right. तो इस एक्सिस से जो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा दिस विल बी ICM प्लस M d स्क्वायर. दिस इज, ये कह रहा है मतलब दिस इज मास ऑफ टोटल बॉडी,
और दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ द मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी व्हिच इज डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम जो उस एक्सिस के पैरेलल है डी, सेंटर ऑफ मास जो पैरेलल है उस एक्सिस के, दिस वन डी, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और वो जो है उसका जो डिस्टेंस होगा किसी एक्सिस के डी के बराबर होगा, ये डिस्टेंस हमारा कहता है। तो I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर लाइक दिस। तो ये दोनों थ्योरम है जो हम यूज करेंगे while calculating the moment of inertia of different bodies like circular ring, a rod, a sphere, a ring। तो प्रैक्टिकली क्या है, अपने डेरिवेशन तो नहीं करेंगे लेकिन उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो जरूर मैं आपको बता दूंगा, और उसको आपको हमेशा माइंड में रखने पड़ेंगे while कंसीडरिंग while कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल्स। जब आप न्यूमेरिकल्स लगाने जाएंगे तो बेसिकली आपको डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, बट ये जरूर होना चाहिए कि उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो आपको पूरा एग्जैक्ट पिक करने दे दूंगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं, जो जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं बॉडी के, वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। बट ये चीज आपको दोनों थ्योरम हमेशा माइंड में रखने पड़ेंगे, थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम पैरेलल एक्सिस, ये जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल भी करना सीख जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे हम फॉर्मूले को यूज करते हैं स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ा, उसके बाद फर्दर हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे जाएंगे। सपोज हमारे पास कोई व्हील है, इज रोटेटिंग विथ 1000 आरपीएम एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, यहां नोट करने वाली बात है। तो फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। तो यहाँ इट्स काइनेटिक एनर्जी मतलब ये हो गया इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। जब वो रोटेट कर रहा है 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको आप रिवोल्यूशन पर सेकेंड बना लें आप, 1000 अपॉन डिवाइडेड बाय 60 तो पर सेकेंड हो गया, ठीक है, पर मिनट है, राइट। दिस वन हो गया 50 अपॉन 3, ये हो गया। एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई, दिस वन 2 पाई इंटू 50 अपॉन 3, दिस वन हो गया। एंड उसका जो रोटेशनल का एनर्जी का रिलेशन आपके पास ये है, आपको 10⁶ इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, and you have been given this one omega, this one, and I is equal to 10 to the power 6 into 2 divided by omega square। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अभी थोड़ा सा हम यूज टू हो रहे हैं कि जो हमने रिलेशन बनाए थे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका कहाँ यूज करेंगे, तो ऐसे से यूज कर रहे हैं। अब इससे मतलब दूसरा क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज सेट टू रोलिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी v, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। फाइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको निकल के आएगा। कोई व्हील सर्कुलेटिंग ए डिस्क, तो क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उसकी जो ट्रांसलेशन कितनी होती है, हाफ
एम बी स्क्वायर। आपको आई निकालना पड़ेगा। आई हमारा क्या होता है, सर्कुलर डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ये उसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का, राइट। और v इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पे आप v अपान आर इक्वल टू ओमेगा पुट कर सकते हैं आप। और ये आपका क्या कहता है, हाफ आई क्या है इंटू हाफ एम आर आर, इसको पुट करते हैं आप यहां से, आई ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप जो है v अपान आर यानी कि v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है आपके पास, इक्वल टू 1/4 और v स्क्वायर अपान आर दिस वन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पे लिख दिया हाफ एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर कट सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ दिस वन। ऐसा कर सकते हैं आप। ये आपका इतना आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्लूड करेंगे प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड करेंगे, तो आपका निकल आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ सर्कुलर डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। और ओमेगा पे जो ओमेगा का रिलेशन जो है लीनियर वेलोसिटी से रिलेशन आपका ये आता है। ओमेगा की जगह आप पुट कर देंगे वी अपन आर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाफ पहले का है इतना हो जाएगा। आप इसको अगर कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं आप, हाफ दिस वन, ऐसा भी कर सकते हैं आप, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर आप कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा 3/2 3/4 एम बी स्क्वायर। ये आपका है टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया, राइट। तो इस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हमें हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन करने में, कैसे यूज करेंगे। तो मोस्टली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जैसे सर्कुलर डिस्क का हो गया, रिंग का हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्क का हो जाएगा, इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी उसका डेरिवेशन तो आया कि नहीं, लेकिन उसको हमेशा कैलकुलेशन में रखने पड़ेंगे, राइट।